Yes, yes. Okay. So, Tabri bhai, shall I? Hmm. Okay, we can start. Sure. Yeah, I Yes. think that's everything is fine in Uh, order. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं ख्वाजा तबलीग PhD स्कॉलर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी न्यू दिल्ली। उसके साथ साथ मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ राइजिंग ट्री फाउंडेशन का। और दोस्तों, हमारे सामने आज जो यहाँ आने का मकसद ये था कि हम बाहर में पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ के हम हैं वहाँ के मुद्दों पे कम बात करते हैं, ऐसा हमारे कुछ दोस्तों ने कहा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम राइजिंग ट्री के थ्रू ये इनिशिएटिव जो है लिया जाए कि झारखंड के इश्यूज पे बात किया जाए, क्योंकि झारखंड में जो है राइजिंग ट्री फाउंडेशन काफी दिनों से काम कर रही है। राइजिंग ट्री फाउंडेशन ये 2017 में न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड किया गया, और बिहार में, आपके बंगाल में, मध्य प्रदेश में 4-5 जगह पे ऑफिसेज हैं, आप विजिट कर सकते हैं। बेसिक मिशन राइजिंग ट्री का ये है कि जो एक सूफी थे हजरत मौलाना शमशुद्दीन सोहरावर्दी अलैहि रहमा, उन्हीं के मिशन को लेके चला जा रहा है, जो गिरिडीह में आए और उन्होंने समाधि इशू पे काम किया, रिलीजियस रिफॉर्म पे काम किया। तो उसी के मिशन को लेकर, पीस हारमोनी को लेकर ये फाउंडेशन इस मिशन को लेकर चल रहा है। और इस पैंडेमिक में काफ़ी मेहनत से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। तो इसी के लिए मैं हमारे सामने दो झारखंड के ही रहने वाले, एक रूपेश कुमार सिंह, जो काफ़ी जाने माने हैं, उनकी तारीफ मैं जितनी करूँ कम है, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी मेहनत करते हैं। उनसे मेरी मुलाकात कुछ अरसे पहले हुई। ऐसे तो हम वर्चुअली बहुत बात करते थे, लेकिन एक बार मुलाकात हुई, उसके बाद मैं उनको जाना और उनके कामों को देखा। काफ़ी एक्टिव है वो झारखंड में, और हम झारखंड के हैं तो झारखंड वासियों का ये फर्ज बनता है कि झारखंड के लिए कुछ ना कुछ करें। तो अभी जो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि डिस्प्लेस्ड जो बोकारो में लोग हुए हैं, उनके लिए क्या अफर्मेटिव एक्शंस होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे बीच जो दो मेहमान मौजूद हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं लेकिन झारखंड में काम कर रहे हैं। और एक जो है डॉक्टर अफरोज साहब, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD किया है इन्होंने, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आजाद में है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। उनका भी झारखंड पे अच्छा आर्टिकल वगैरह वो लिखते रहते हैं। एकेडमिक में उनका ठीक ठाक बोलबाला है झारखंड से रिलेटेड। और हम रूपेश कुमार सिंह का ये देखिए, आप जरूर पढ़ें, इनकी एक किताब है, हम आजाद है तब जब हमें बोलना आता है। तो ये एक बार आप अगर झारखंड वासी हैं, झारखंड को समझना चाहते हैं, तो और इनके संघर्ष से कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस किताब को आप जरूर पढ़ें। तो ये भी बात, मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा जो है उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि असल में हम किसके इर्द गिर्द बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड अपने उन दर्शकों के लिए है, उनके लिए है जो हिंदी जिनको उतनी समझ नहीं आती, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मैं कोटेशन कोट कर रहा हूँ। ये संजीव कुमार साहब हैं, जिन्होंने डॉन टू अर्थ में एक आर्टिकल लिखा था बोकारो से रिलेटेड। बोकारो सेल के आने के बाद क्या क्या हुआ, बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो आप, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपको जो है ये आर्टिकल दूंगा। उससे मैं कुछ कोटेशन पढ़ रहा हूँ, एक आइडिया डेवलप करने के लिए, समझ में आ जाए लोगों को कि कुछ इस तरह उन्होंने लिखा है कि residents of Bokaro, whose land was acquired for Bokaro steel plant, have no jobs or means of living. It's been around 5 decades since India's first indigenous steel plant was set up in Jharkhand. The condition is not different from what can be seen in other parts of the country.
ये हमने देखा है कि अपनी कंट्री में जहाँ भी प्लांट लगे वहाँ के आसपास लोगों का डेवलपमेंट कितना हुआ है और हमेशा प्रोटेस्ट होता रहता है। सिमिलर स्टोरी हमारे झारखंड का भी है और वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बोकारो का है। उसमें ये लिखते हैं कि एज मेनी एज अराउंड 49 villages dispute the equation while residents of 90 villages are yet to get compensation, rehabilitation or job. Those in remaining 20 who were given inadequate compensation want more. उसमें एक बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा कि उस आर्टिकल में उन्होंने विलेजेस के नैरेटिव्स को लिया है। एक छोटा सा नैरेटिव है जो उन्होंने कहा है कि राजू महतो ऑफ कुदूरी village and Ram Vilas Singh Godavari village say they have no choice but hold protest. It has been 50 years since the plant was set up. But the majority of the residents have not received compensation, alternate land or jobs, they say. We have lost our agriculture land, face severe pollution. ये बहुत बड़ा मुद्दा है. We have been denied job even after completing our course at the Industrial Training Center Bokaro. उन्होंने ट्रेनिंग भी लिया जॉब पाने के लिए, लेकिन उनको वो मिला नहीं। क्या प्लांट के जो अथॉरिटी उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। महतो एंड सिंह कहते हैं द स्टील प्लांट रिफ्यूज देम जॉब सेइंग देयर आर नो वैकेंसीज। ये मतलब डायरेक्ट रिफ्यूजल है। यहाँ के लोग जिनके पास जिनकी जमीन थी उनको डायरेक्ट रिफ्यूज करती है प्लांट। और आपने देखा है कई सारी पॉलिसियां आ रही है जो रिक्वायरमेंट जो है सेल दूसरे अथॉरिटी के जरिए, थर्ड पार्टी के जरिए करती है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एस्पेक्ट्स में कि झारखंड में इतने मिनरल्स, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद हम झारखंडी कहाँ हैं। तो इसके लिए हमारे पास एकदम ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए रूपेश कुमार सिंह से बेहतर मुझे कोई और नहीं लगा, क्योंकि वो झारखंड में कई सालों से हैं और आदिवासी को मुद्दों को लेकर और ये विस्थापित के मुद्दों को लेकर हमेशा बात करते हैं। लेकिन जब आप झारखंड में एंट्री कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो झारखंड के मुद्दों को, झारखंड वासियों को, झारखंडियों को क्या मिल रहा है उसके बारे में भी हाईलाइट करना जरूरी है। और एज ए रिसर्चर मैं अभी खुद PhD कर रहा हूँ सोशल वर्क में, और हमारा भी मुद्दा यही है कि झारखंड के जो मूल निवासी है, झारखंडी मुस्लिम्स हैं, वो कहाँ है, वो विजिबल नहीं है। तो उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ काफी दिनों से। अगर आप चाहें तो मेरी किताब आ रही है मुस्लिम एज अनइक्वल, अ सोशियो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ झारखंड, उसको भी आप पढ़ सकते हैं आने दिनों में। और हमारे साथ जो डॉक्टर अफरोज साहब हैं उनकी भी आर्टिकल है और वो बुक में हमारे साथ, वो भी को ऑथर है हमारे, तो जान सकते हैं। आइए अब हम ज्यादा टाइम ना लें। सबसे पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर अफरोज साहब जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स जो आपका इर्द गिर्द, आप एज ए एकेडमिशियन आप कैसे देखते हैं, इस पे आप बात करें। जी अफरोज साहब सुन रहे हैं? Thank you, Tabeji, for inviting me on the topic of which is very touchy and very much concern to every concerned citizens. As a Jharkhand, as a Jharkhandi, I also very much curious to know, or there is a lot of anxiety within me. What is going within my state after a lot, almost 2 decades passed, but still we are suffering with a lot of problems. There is a lot of issues which taking place or not going to solve. There's political shift, power shift from NDA, UPA, and the regional party is there. But in grassroots, there is no any much differences. Why so? Uh, Talking about before talking about this whole issues, I'm not much right now connected with the grassroots level of, but I'm very much concerned, and it is my it is my duty to work for my people. I feel once Tabriz ji talked to me about the
rising tree which is working on trying to capture the essence of uh, development, education. There's a lot of issues which is coming. This they are going to deal with this. So I was first to personally feel to join this organization. So in academic level, whatever I impart in education or training or research, so I can be a like a agent of or as an active member of civil society, how I can give my contribution to bring change in my people's life or in my region. So first I see and very excited to listen Rupesh ji and Tabriz. I'm very much curious to read his book. Actually, you didn't convey me that he has also written a book on the Jharkhand issues. So I'll contact to if you provide this that book to me. So my area is not Jharkhand specific. I much trained in the field of international studies, how international politics is going to shape around the world politics or governance or the people's life. So my but it is my area, my Jharkhand. I also belong from born and brought up. I have seen there is a lot of problem there. Still, there's a lot of whenever you go through, you feel very disheartened with the development of around you. So, so it's better to take initiative today or tomorrow. You have to come if you have a conscience to work for any betterment of society. Or so good afternoon all of you for, uh, thank you for inviting me to talk in these issues. I cannot go in detail about the issues, but primarily what we think, what we see around. There is a lot of politics. It's positive, negative. So moreover, is negative politics. But politics is there. Politics is there, which is deciding, which is determining, has dominated our past, which is also regulating our present and will determine our future. So whether you like it or dislike, it doesn't matter. It is there to decide our common fate, our futures endeavor in this. So, if politics is so important and determine every aspect of life, then why we hesitate or not talk? And why we hesitate to talk and why we avoid confronting it? There's not necessary everyone take part in political processes. For this, a lot of political parties are there, or every day we see there is a lot of political parties mushrooming every day with the whole agenda or goals, but hardly they make any difference. Why so? Because the whole focus or exercise of manpower to resolve the narrow political gain. Okay, so parties come and goes. If the we are not involved in the political process, we cannot going to bring any changes. So development is all about related to the political these political uh, uh, factors which is deciding all the governance society. So development of any society depend on the performance of governance of any government. Governance was always there from the kingship to modern democratically elected government.
It has a strong correlation that ultimately used to remain or change functional or basic basis of good or bad performance. That if we go through expert view, development means the movement upward of the entire social system, and this social system contain economic factor and non-economic factor in which all sort of consumption shared collectively. If we see if we use or we see the General Secretary of former UN General Secretary Kofi Annan, he once opined about the good governance. Ultimately, governance is all deciding everything. So, Kofi Annan opined that good governance is the perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development. The essence of governance is the way that state society relations are being structured and managed. Managing a government successfully has a lot to do with how citizens perceive the rules that guide their interaction with public official and vice versa. The assessment of any government takes place in the context of both policy aggregation and implementation. So equally matter in this context how well the uh, government deal with the broader underlying issues that transcend specific policies. Is the government so structured the citizens experience that government care about their welfare and security, whether individual or collective? This is the basis question which guide us to political assessment of any government, any governance or any government. So government basically government we can assess on the base of three basic criteria of any government. It's a representation, and responsibility and responsiveness. If we go through in detail in these three parameters to assess any government, the representation, if there is a representation of all segment of the society very well. So in this context, we see in the Jharkhand, we can say that it's not much up to that mark that every section of society is being represented. I personally, the specific Muslims, indigenous Muslim here, most are convert from the Dalit or backward caste Muslim. So, and they also very much took participation in the Jharkhand movement from the beginning. So, where are they? They are not being represented in this sense. And then, and you see in the displacement around the whether Bokaro or Jamshedpur or those are not rehabilitated well. So in these issues, I think Lokesh will give more detailed picture of that. So my point is that for development or desire end of the government will all decided or will the citizens participation how we as a civil society make our contribution to shape the direction or the government, how we as a development agenda we took in our approach, to the government. In this sense, if we work together collaborative effort with the peoples with concern who are concerned, whether it's a field worker or civil society member, the teacher, or all those, we have to make a pool of all of them to work together and to make a negotiation with the government to citizen centric issues to bring change. So in this point, I wish Tabriz you make a other program where you
or make club together all those expert or area specific persons like Lokesh, so we can come into some conclusive on any issues, particular issues, so we can make any agenda for the Yes, this yes. government is very positive, want to Uh, grassroots change, so we can take any good approach or okay. So in this I will end my words, and if anything remains, we'll discuss later. thank- yes, thank you, Dr. Saab. The idea of whole bringing you is to make try to make change in the context of regional development. That's why I've invited you at least to elaborate certain thing what you think as a academician or researcher. But I would request you please try to convey message in Hindi because we are touching the local issue. So the people are listening from Bokaro, Jharkhand, and around the regional area. So try to talk in Hindi. It would be better. So दोस्तों आपके सामने रूपेश भाई हैं और काफी उनके पास काफी मटेरियल है और खास करके वो ग्राउंड में आए हैं तो उनके पास ऐसे ऐसे नैरेटिव्स हैं जो मैं शुरुआत में ही कहा था कि विलेजर्स का क्या कहना है, उनको कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला और कुछ लोगों को तो लैंड के बदले अभी मतलब जॉब का जो प्रोमिसेस किया गया था वो भी नहीं मिला और अलग अलग तरह से जो नैरेटिव्स गांव वालों का, ये मेरा खुद का नहीं है, मैंने भी इंटरव्यू पीएचडी के दौरान किया था, उसमें भी ये इशूज आ रहा था लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं था। लेकिन जब मैं रुपेश भाई से मुलाकात हुई और भी 2-3 एक्टिविस्ट हैं यहाँ बोकारो में जो विस्थापित के इश्यूज पे बात करते हैं और आपने देखा होगा बोकारो वासी इससे बिल्कुल वाकिफ हैं कि यहाँ का पॉलिटिक्स विस्थापित से ही होता है लेकिन विस्थापित का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि लार्जर पब्लिक को ये समझ में आए कि ग्राउंड में जो बोकारो के रीजनल डेवलपमेंट, जो बोकारो जिन लोगों की जमीन गई है उनके हालात क्या हैं। उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे पर्सन जो आपके सामने स्क्रीन में है, मैं चाहूंगा रुपेश भाई आइए आप और अपनी बात को रखें और आप हिंदी में ही बोलिएगा प्लीज ताकि ज्यादा से ज्यादा। शुक्रिया। सबसे पहले तो तबरेज भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पे बोलने के लिए। और राइजिंग ट्री ने वास्तविक में कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम भी किया था, मैं भी देख रहा था। और हकीकत में जमीनी धरातल पर जो अभी मतलब एक छोटे दायरे में रहते हुए भी जो एक बड़ा काम उस समय जो पूरा महामारी का दौर था उस समय आप लोगों ने किया। और अफरोज भाई ने जो एक बात कही उससे मेरी 100% सहमति है कि यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार, ग्रास रूट पे कोई चेंजेस नहीं है। ग्रास रूट पे जो चेंज की बात है वो नहीं, चाहे वो पूरे देश की बात ले या फिर हम झारखंड की बात। आज झारखंड को अलग हुए 20 साल हो गए, 20 साल होने को है, कुछ महीने बचे हैं और हमारा झारखंड 20 साल का हो जाए। और झारखंड के अंदर ही नहीं, अगर हम एक लाइन में कहें तो पूरे देश के अंदर जो विस्थापन की समस्या है, डिस्प्लेसमेंट की समस्या, कहीं पर भी विस्थापितों को जो उनसे वादा किया गया था, जो सरकार ने दावा किया, वो कहीं पर भी पूरा नहीं। तो बोकारो स्टील सिटी भी जो पूरा विस्थापितों की जमीन पे बसा हुआ है, पूरा प्लांट बना हुआ है, लेकिन यहाँ के जो विस्थापित लोग उनकी स्थिति बहुत ही खराब। मैं भी बोकारो स्टील सिटी में 3-4 साल रहा था और मैं एक वाकये से शुरुआत करूंगा कि कैसे मैं इन लोगों के करीब गया और कैसे मुझे इन लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। तो वो दिन था 17 जनवरी 2017। मैं उस समय सेक्टर 9 में रहता था, सेक्टर 9 के ए रोड, और 17 जनवरी को 12 बज रहे होंगे और एक विशाल जुलूस लगभग 4 से 5 हजार लोगों का, महिला पुरुष का, 17 जनवरी 2017 को सेक्टर 9 के ए रोड से गुजरता है और पूरे जोश खरोश के साथ नारे लगाते हुए कि विस्थापितों को उसका हक। और उनके बहुत सारे लीडर उस समय जेल में बंद कर दिए गए थे, 15 लोग, उनकी रिहाई की मांग कर। तो उस जुलूस को देखने के बाद मुझे लगा कि इन लोगों से बात करनी चाहिए। मैं बोकारो स्टील सिटी
लगभग 20 साल से आ रहा हूं। जब मेरी उम्र जो है 14-15 साल की रही होगी तभी से मैं आ रहा हूं। तो फिर जब मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया, मैं उन लोगों के बीच गया। उन लोगों के बीच जाने के बाद जो अभी जो बोकारो सिटी से सटा हुआ है 19 गांव है। ये 19 गांव नहीं, ये 19 मौजा कह सकते हैं। इसमें 34-35 गांव, इसमें लगभग लाख की आबादी है, 1 लाख की आबादी। वोटर भी आपका 50 से 60 हजार वोटर है। 19 विस्थापित गांव। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 19 विस्थापित गांव विधानसभा में वोटिंग करता है, ये लोकसभा में वोटिंग करता है, लेकिन ये किसी पंचायत में नहीं। पंचायत की जो योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय की योजनाएं हो, अभी जो है मोदी जी ने और इससे पहले जो यहाँ के डीसी थे बोकारो के, उन्होंने बोकारो को खुले में शौच मुक्त कर ओडीएफ घोषित कर। लेकिन जब आप 19 गांव जो विस्थापितों का गांव है, जो अभी भी वहां पर अपने गांव में रह रहे हैं, जब आप उस गांव में जाएंगे, आपको किसी के भी घर में 19 गांव में 1 लाख की आबादी है और किसी के भी घर में सरकार के द्वारा शौचालय नहीं बनाए। आपको जो 10-20% लोग अपने पैसे से बनाए होंगे, 80% लोग अभी भी खुले में जाके नित्य क्रिया से निवृत्त। तो जब मैं उन लोगों के बीच गया और बोकारो सिटी के बारे में जानने की कोशिश की, ये सिर्फ प्लांट बना के और ये विस्थापितों के हालात ऐसे क्यों है, तो आप भी बोकारो के हैं, अफरोज भाई भी झारखंड से जुड़े हुए हैं, वो भी जानते हैं। और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो भी उसमें बोकारो के जो लोग हैं वो जानते हैं कि भले यहाँ का जो बोकारो स्टील प्लांट का पहला भट्ठी का उद्घाटन जो हुआ वो 1968 में, 6 अप्रैल 1968 को उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने प्रथम जो धमन भट्ठी था उसका उद्घाटन किया। लेकिन उससे पहले 1956 में 1956 में ही यहाँ की तत्कालीन बिहार सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए जमीन दी। वो जमीन का आंकड़ा जो है वो है 31,287 एकड़ और 31,287 एकड़ जमीन। ये बिहार सरकार ने उस समय बोकारो स्टील प्लांट को दिया था। उस समय लगभग 80 गांव थे। अभी जो मैं जब गांव गया था लोग बता रहे थे, उस समय 80 गांव लगभग थे 1956 में। और उस समय मात्र 6,000 परिवार, लेकिन जब 6,000 लोगों के नाम से वो जमीनें थी, लेकिन जब बाद में जब उस परिवार का जब आंकड़ा लिया गया तो 31,000 लोगों को उस समय हुआ कि सरकार जो है मुआवजा देगी और उनको नई जगह पुनर्वासित करेगा और साथ ही उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो 4th ग्रेड की नौकरी होगी, 3rd ग्रेड की नौकरी होगी, उसमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी। ये उस समय प्रॉमिस किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 1956 और आज का जोड़ लीजिए, ये जो है 64 ईयर, ये 64 साल में अभी तक वो 31,000 लोगों को रोजगार नहीं मिला। उसमें मात्र 15-16 हजार लोगों को मिला और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को जो नौकरी देने का सवाल था वो तो हवा ही होकर रहे। वो अभी भी किसी को नौकरी नहीं मिली। अभी जो देख रहे हैं, अभी का जनरेशन है, जो यूथ है, जो पढ़े लिखे हैं या जो ऐसे भी, किन्हीं को भी वो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में अब बहाली ही बंद। अब क्या हो रहा है, बोकारो स्टील प्लांट में जो बहालियां हो रही है वो बहालियां हो रही है ठेके, वो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया गया है। अब उन्होंने वो बोल रहे हैं कि अब तो तकनीक का डेवलपमेंट हो गया, टेक्निक इतना डेवलप कर गया है, अब हमें 4th ग्रेड के लोगों की जरूरत ही नहीं, इसलिए हम बहाली कैसे करें। तो अब जो ये सवाल है, अब आप देखिए कि कहां 31,287 एकड़ जमीन 80 गांव को लोगों को पूरा का पूरा विस्थापित कर। लेकिन उसी समय जो मैं 19 विस्थापित गांव का बात आपको पहले बताया, तो उसी समय जो है 824 एकड़ 824 एकड़ जमीन सरकार ने कब्जा पीएसएल को नहीं दिला सका। उसमें कुछ पुनर्वास की बातें थी, तो वो लोग क्या किए, अपने अपने घर में ही रहे और पुनर्वास की मांग को लेके वो लड़ाई लड़ते थे। 1956 में देखिए हमारा जो भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम है 2013 का, वो क्या कहता है कि अगर किसी जमीन को
जिस उद्देश्य से लिया गया है, और वो उद्देश्य या वो कार्य जो है वहां पे 5 साल तक नहीं होता है, आप उनकी जमीन वापस कर दें। लेकिन ये 1956 में जमीन ली और अभी भी जो 824 एकड़ जमीन उस पर कुछ नहीं हुआ है। ढेर सारे मंत्री संतरी ने उसको लिखा कि उनकी जमीन को वापस कर दिया, लेकिन अब वहां पे जो ये 19 विस्थापित गांव का जो 824 एकड़ जमीन है, वो लड़ाई ये चल रही है कि बोकारो स्टील प्लांट कर रहा है, मतलब सेल, अब तो सेल ने उसको एक्वायर कर लिया 1975 में, 78 में ही, तो वो कर रही है सेल की जो है ये हमारी जमीन है, और तत्कालीन उसमें बिहार सरकार थे, झारखंड सरकार, ये कर रही है हमारी जमीन। अब ये सेल और बिहार सरकार या तत्कालीन झारखंड सरकार की लड़ाई के बीच ये 19 गांव के 1 लाख, लगभग 1 लाख लोग वो पिस रहे। अब उनको पंचायत की कोई भी योजना का लाभ नहीं। आप सोचिए 19 गांव में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। इस 19 गांव के एक लोगों को भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला, क्योंकि पंचायत में है ही नहीं, और पंचायती योजना है, किन्हीं को शौचालय नहीं मिला। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का सवाल है कि आप जिनको विस्थापित कर रहे हैं, जिनकी पूरी जमीन चल गई। जब मैं गया था तो जो आप राजू महतो कुंडौड़ी वगैरह का जो बात बोल रहे हैं, मैं भी वो कुंडौड़ी वास्ते चिटाही वगैरह पूरा घूमा था। वहां भी लोगों ने कहा, जो बूढ़े हो गए थे लोग, वो बता रहे थे कि जब मतलब हमारे दादा परदादा, हम तो उसमें बच्चे थे, वो लोग बोलते थे, वो बोलते थे कि मतलब तुम लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल हो रहा है, क्योंकि हमारे पिछवाड़े में तो देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लग रहा है। वो बहुत खुश। लेकिन एक पूरी पीढ़ी गुजर गई और अब दूसरी पीढ़ी भी गुजरने वाली है, जिनको क्या मिला? सिर्फ पोल्यूशन, सिर्फ डस्ट मिला। आज अब जब उनके बगल के गांव में जाएंगे, आपको फेफड़े की बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित, चर्म रोग से ग्रसित मिले, क्योंकि इन तमाम गांवों में 1 से 2 चापाकल नहीं, वो कुएं का पानी। और जो डस्ट उड़ता है सेल का, आप समझते हैं कितना डस्ट उड़ता है? वो डस्ट जो उड़ता है उसको कुएं के पानी मिला, और वही पानी पीने के लिए मजबूर है। तो एक तो उनको कोई लाभ नहीं मिला, जो एक सुनहरा भविष्य का सपना उन्होंने देखा था, दिखाया गया सरकार के जरिए, सेल के जरिए, उसमें रसिया के जरिए बना था। तो एक समाजवाद का वहां का था कि वो लोग यहाँ पे प्रगति करेंगे, यहाँ के लोगों को विकसित करेंगे। लेकिन क्या हुआ? उनको क्या मिला? सिर्फ पोल्यूशन, सिर्फ डस्ट मिला, बीमारियां मिली। जब मैं गया था तो मैं एक जगह, वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, उस गांव के बगल में मैं गया, कभी आप लोग जाइएगा देखिएगा, तो वहां पे लगभग मुझे लगता है कि 500 फीट ऊंचा एक पहाड़ है, डस्ट का पहाड़, तो पूरा डस्ट है। जब आप गर्मी के दिन में जाएंगे, आपको 5 मीटर दूर खड़ा आदमी आपको दिखेगा, और वो सारा डस्ट। जब आंधी चलती है, जब गर्मी में लू चलता है, तो वो पूरे गांव में, किसी भी गांव में आप जाइए तो सड़क की व्यवस्था नहीं। मैं जब गया था 17 में, तो वहां के कुछ जो यूथ थे, उन्होंने एक आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली कि सेल जो है 2015-16 में उसने 1460 लाख रुपये, 1460 लाख रुपया सीएसआर के तहत, जो मतलब सेल का एक निगमित सामाजिक दायित्व है कि जो 20 किलोमीटर का एरिया है वहां उन्हें कुछ काम कर, इसके फंड में 1460 लाख रुपए आए थे और उन्होंने खर्च भी कर दिया। लेकिन जब मैं वो 20 किलोमीटर के परिधि वाले ही 19 गांव में घूमा, तो 2015-16 में के वार्षिक सेशन में कहा जाए तो कोई काम ही नहीं हुआ, एक भी चापाकल नहीं लगा था, तो कोई भी काम, ना सड़क बना, ना ये हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है ही नहीं। अभी सुनने को मिला, मैंने बात कर रहा था तो बोला कि सप्ताह में कभी सेल वाली एक जो है वो एम्बुलेंस वो आती है, मेडिकल वाले वैन आती है, और जो बुखार उखार का है कोई दवाई दे दे। एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। ये 19 गांवों में मात्र 2 गांवों में हाई स्कूल है, वहां के बच्चों को बोकारो यूनिवर्सिटी पढ़ने आना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल का बात। मतलब कि उन्होंने अपनी जमीन के सुनहरे भविष्य के लिए और पूरी की पूरी जिंदगी, पूरी की पीढ़ी, अपनी पीढ़ी तो बर्बाद हुई ही हुई, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके हैं वो बर्बाद ही हो। तो ये बोकारो स्टील सिटी में ये हकीकत है कि बोकारो सिटी में बाहर से, पूरे देश से, विदेश से भी उस समय लोग आए। अभी देश के विभिन्न राज्यों से लोग आके रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन जिन आदिवासी मूलवासी की जमीन पे ये बना, जो यहाँ के मुस्लिम थे, मैं जब घूम रहा था तो मैंने देखा
उस 19 गांव में पता भी, उस 19 गांव की 1 लाख आबादी में से 60% ट्राइबल की जमीन, 20% आपकी जो है जमीन गई है दलितों की, 10% जमीन मुस्लिमों की भी गई। अब वास्तव ये वगैरह बहुत सारे मुस्लिम और जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वो तो बहुत ही कम, मतलब कि नहीं के बराबर, वो 1% अगर कह लीजिए किसी गांव में है तो है। तो ज्यादा जमीन विस्थापन की जो मार है, मेरा कहने का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट का जो मार झेलना पड़े, वो जो दलित आदिवासी और जो अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा उन्हीं को झेलना पड़े, क्योंकि जो जमीन है झारखंड के तो मूलवासी तो वही है, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, और जो बहुत सारे इलाके में मुस्लिम, और जहां भी जमीनें गई है, और आज भी जो इससे पहले भी सरकार थी रघुवर दास की सरकार, जो वो 209 MOU जो मोमेंटम झारखंड एक उसने हाथी उड़ाने का काम किया था, उसमें जमीनें जो ली जाती वो कहाँ की जमीनें, वो सारी जमीनें आदिवासियों की। तो बोकारो स्टील सिटी में उसमें मैंने बात जब किया था तो बता रहे थे लोग कि इन्होंने कहा था कि सभी को जो सिटी बनेगा तो विस्थापितों को हम दुकान भी फ्री में देंगे, दुकान खोलेगा विस्थापितों की जिंदगी सुधर जाएगी। तो उन्होंने RTI के जरिए जानकारी दी। तो बोकारो स्टील सिटी का जो हट है वो है सेक्टर 4 का सिटी है, वहां पे 487 शॉप अलाउड, उसमें मात्र 20 शॉप वो विस्थापितों को दी है, मात्र 20 दुकानें जो विस्थापितों को दी है, और सारी दुकानें जो है वो बाहर से जो लोग आए और वो करके चले। तो ये जो पूरा लूट चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे जो विस्थापितों का जो लूट का। रुपेश भाई, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर भेदभाव है, मतलब कि पहले तो आप उनको डिस्प्लेस करते हैं और जहां उनको मिलना चाहिए, जैसे मार्केट से भी उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है जहां उनके चांसेस हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं कन्वे? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मतलब साफ है कि विस्थापित का मतलब जिंदगी से विस्थापन, वो अपनी जमीन से विस्थापन का सवाल नहीं है, उनका लाइफ से विस्थापन, उनकी जिंदगी ही जो है एक तरह से बर्बाद कर दिया। और जब लोग सवाल उठाते हैं, जब मैं 17 जनवरी को जुलूस निकला था जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, तो वो चिटाही गांव के बगल में एक आइस पॉन्ड है, आइस पॉन्ड मतलब कूलिंग पॉन्ड जो देख ही रहे हैं, तो कूलिंग पॉन्ड के बगल में आइस पॉन्ड बनाया गया, और उसमें जो आइस निकलता, जो कूलिंग होकर जो कचरा होता है उसको उसमें जमा किया जाता। उन लोगों की जमीन थी, उन लोगों ने कहा ये कहीं भी टूट जाता और मेरा पूरा गांव बर्बाद हो जाता। जब उन्होंने उसको रोका, हमारी जमीन है इसको नहीं होने देंगे, तो उनके 15 लोगों को जेल में बंद कर। मतलब कि अगर आपकी एक तो जमीन गई, आपसे जो वादा किया गया पूरा नहीं किया गया, और जब आप उस वादे को पूरा करने की सरकार को कहते हैं तो क्या किया जाता है कि आपको, आपके जो लीडर रहते हैं जो सवाल को उठाते हैं उनको जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी लीडर बंद हो जाते। विस्थापितों के बीच में जब मैं गया तो ये भी जानकारी मिली कि बोकारो स्टील सिटी के विस्थापितों का 56 संगठन, 56 ऑर्गेनाइजेशन वो विस्थापितों के लिए काम, लेकिन 56 ऑर्गेनाइजेशन में है कुछ चुनिंदे ही होंगे जो लड़ते। अब हुआ क्या, लड़ाई लड़ी तो उनके जो नेता हैं उनको तो लोभ लाभ मिला, और जैसे लोभ मिला तो यहाँ तो इतना पैसा है तो उसको तो 10 लाख 20 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि विस्थापितों के संगठन के नाम पे बोकारो स्टील सिटी के अंदर एक बड़ी मतलब कि दुकान ही है। तो विस्थापितों, लेकिन जो ईमानदार संगठन है, जो ईमानदारी से लोगों को लड़ने की बात है, तो उनको भिजवा दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे विस्थापित संगठनों का नेता वो विस्थापित है ही नहीं, वो जो है बाहर ही आके उनका नेता बन। तो ये जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो लूट चल रही है, विस्थापितों को दबाया गया, उनको लूटा गया, इसके लिए सेल ने, जो स्टील प्लांट है सेल ने कहा जाए तो पूरा पॉलिटिकल भी लामबंदी, गोलबंदी। इसलिए आप देखेंगे कि बोकारो स्टील सिटी का जो सेक्टर है, यहाँ पे जो इर्द गिर्द के जितने भी विधायक जीतते हैं, MP जीतते हैं, उनको जो है यहाँ पे फ्लैट अलाउड। फ्लैट अलाउड को क्यों हो रहा है? वो तो सेल का तो कुछ है नहीं, वो उनको जो फ्लैट मिलता है सिर्फ इसीलिए मिलता है कि भाई आप सेल के खिलाफ में कुछ ना, आपको भी कुछ मिल। इसलिए जितने विधायक हैं, बोकारो के हो, बेरमो के हो, धनबाद के हो, गिरिडीह तक का,
मतलब बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, इस 4 जिले का जो विधायक और एमपी है उसका एक आवास जो है आपको बोकारो के सेंटर में देता है। उनको जो है, जो यहाँ का जो आपका बीजीएच है बोकारो जनरल हॉस्पिटल, उसमें फ्री में इलाज हो, लेकिन विस्थापितों का इलाज फ्री में नहीं। बीजीएच बोकारो जनरल हॉस्पिटल में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है, ये चीज जो आपने कहा कि मिला जाता है, चाहे वो जो भी प्रोविजन के तहत वो देते हो, लेकिन जब ये दे सकते हैं, अच्छे लोगों को दे सकते हैं, अच्छे स्टेक होल्डर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको दिया जा सकता है, तो फ्री में इलाज जो है विस्थापितों का क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं? और जो बेसिक, जैसे हम जो हमारा जो मुद्दा है कि अफर्मेटिव एक्शन क्या होना चाहिए, उनकी क्या जरूरत है, जैसे आपने बहुत चीजों को हाईलाइट किया कि ये प्रॉब्लम है, आप उनसे आपने जानने की कोशिश की, क्या उनको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए उनके हिसाब से, उनके वॉइसेस क्या है, उनके राइट्स क्या है, वो आप बताएं जरा। बिल्कुल, उन लोगों का जब मैं गया था, मैं पहले उनका जो डिमांड पे मूवमेंट चल रहा था, मैं उस डिमांड सुना था। फर्स्ट तो उनका डिमांड यही था कि जो गवर्नमेंट ने और सेल ने जो मुझे कहा है कि चतुर्थ वर्गीय मतलब 4th ग्रेड हमारे लिए नौकरी रिजर्व है, तो वो हमें दी, हमारे बच्चों को दी जाए। जो हमारे बच्चे पढ़े हैं उनको ट्रेनिंग कराया जाए आईटीआई के जरिए, और उनको फिर जाके नौकरी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी का सवाल। हम विस्थापित हुए हैं, हमने झेला है, हमें दी। दूसरा था उनका डिमांड, तो 19 गांव का लोग जो है, जो पंचायती सुविधा से ही महरूम है, उनको नहीं मिल रहा है, तुरंत उनको पंचायत में भी शामिल किया जाए। और अभी पंचायत चुनाव आने वाला भी है, तो अब पंचायत में क्यों नहीं शामिल कर सकते? जब बिजली बिल दे रहा है वो, क्या नाम, विधानसभा के चुनाव में वोटिंग कर रहा है, लोकसभा के चुनाव में वोटिंग कर रहा है, तो पंचायत चुनाव में क्यों नहीं? उनको अब पंचायत में अगर नहीं करते तो कहाँ के हैं? पाकिस्तानी है। मैं देख रहा था कि पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव था, मैं 1 मिनट सिर्फ लूंगा, तो मोदी जी यहाँ पे आए हुए, जिस समय एक पत्रकार थी द प्रिंट की ज्योतिया, वो भी आई, तो वो विस्थापितों के गांव में भी। तो वहां कुछ लड़कों ने कहा, क्या मैं रोहिंग्या हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी हूँ, जो पंचायत में वोटिंग नहीं करूंगा, विधानसभा में वोटिंग करूंगा, लोकसभा में वोटिंग करूंगा, मैं कौन हुआ? वो उस दिन पर उठा रहे थे। मोदी के सभा में भी, सभा के इतर जो पत्रकार लोग जाते हैं अगल बगल के गांव में भी, तो ये सवाल था कि तुरंत उन लोगों को पंचायत में भी शामिल। तीसरा था कि जो सरप्लस जमीन, बीएसएल का सरप्लस जमीन, उसे अविलंब जो है उनको वापस, क्योंकि 1956 64 साल गुजर गए हैं, 5 साल की बात है, आपने उस पर अगर काम शुरू नहीं किया है, अगर पैसा लिया भी है किसी, फिर भी अगर वो खाली जमीनें हैं तो आपको जमीनें उनको देनी चाहिए। उनका डिमांड था हमें जमीन, हमारी जमीन को वापस। दूसरा वही था कि 18 साल से ऊपर सभी विस्थापितों योग्यता के अनुसार रोजगार, जो मतलब बालिग हैं उनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको ये दिया है रोजगार। तीसरा था कि जो 10 किलोमीटर तरफा जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो सीएसआर के तहत जो काम करना चाहिए, उसके अनुसार तुरंत पानी, खास करके जो पानी की सुविधा, क्योंकि वहां सप्लाई पानी नहीं है, कुआं से पानी पीते हैं, कहीं कहीं चापाकल लगती है, तो पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, रोजगार की व्यवस्था की। ये उनका डिमांड था। उनका डिमांड था कि कोलियरी की तहत जो सेल में भी ठेका मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी भी न्यूनतम मजदूरी 464 रुपया, 464 रुपीज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत कम, जो कोई उसका मतलब कि मानक ही नहीं, ठेका मजदूरों की कोई मानक नहीं है। जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, कोई जो है उसको 200 रुपया दे रहा है, कोई 300 रुपया दे रहा है, मनमर्जी। ठेका मजदूर का कोई भी तय मानक नहीं है कि आपको इतना। तो उनका डिमांड था कि कम से कम 464 रुपये, 464 रुपये पर डे के हिसाब से हम लोगों को मिलना चाहिए, और न्यूनतम मजदूरी का सवाल। दूसरा वही था कि जो बीएसएल विस्थापित परिवार का जो ये है, उसको आईटीआई और अप्रेंटिस का प्रशिक्षण कराकर सेल के अंदर नौकरी में बहाली। तो इसमें अगर हम अफर्मेटिव एक्शन पे बात करते हैं तो जी हमारा डिमांड ये होना चाहिए, जो उनका डिमांड यही है कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, खास करके जो सरकार ने वादा किया था कि हम 4th ग्रेड में नौकरी देंगे, वो हमें नौकरी दे, हमें हमारी जमीन वापस दे। इस पे काम नहीं हो रहा है क्योंकि 64 साल बीत चुके हैं। दूसरा, जो जमीनें हमारे पास है भी, वो जमीन भी बंजर हो गया, क्योंकि तेल का जो पोल्यूशन जाता है, डस्ट जाता है, तो वो कोई फसल तो नहीं देता नहीं, पूरा फसल बर्बाद हो।
और तीसरा है कि सारे लोगों का, जो विस्थापित लोग हैं उनका फ्री में इलाज, जो बीजीएच में चाहे जितना भी महंगा इलाज, क्योंकि बीमार जो वो हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं सेल के कारण, बीमार हो रहे हैं वो बीएसएल के कारण, तो उनका धुआं और डस्ट जो है वो उनको बीमार कर रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, सेल के बगल के गांव, आपको हर एक गांव में 2, 4, 5, 10 जो है फेफड़े की बीमारी के लोग मिल जाए। आपको वहां पे चर्म रोग, स्किन डिजीज के बहुत सारे लोग मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम है उनको। जब रोजगार का बात है तो जो भी बीएसएल अलॉट कर रहा है स्टॉक, उसमें 80%, मेरा कहना है 80% दुकानें जो है वो अलॉट होना चाहिए विस्थापितों को। आप जो है बाहरी लोगों को अलॉट कर दे रहे हैं, आप विस्थापितों को, चाहे उससे उनके बच्चों को रोजगार मिले। आप उनको विस्थापित किए उनकी जमीन से। अब कहने का मतलब यही है कि आप उनको जिंदगी से विस्थापित करें, लेकिन अभी हो यही रहा, उनको जिंदगी से ही विस्थापित करें। तो ये सवाल बहुत मार्के का है कि भाई उन्हें पंचायत में शामिल क्यों नहीं कर रहे? आप जो है पूरे बोकारो जिले को ओडीएफ घोषित कर दिए और आपका 1 लाख आबादी खुले में शौच कर रहा है, खुले में लेट्रिन कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? घर में है ही नहीं, कौन बनाएगा? पैसा नहीं है उनके पास, गरीब है वो। तो ये जो है उनका डिमांड है, जो आप सुरेश भाई पूछ, तभी मतलब अफर्मेटिव एक्शन की बात करें तो ये होना चाहिए। जी रुपेश साहब, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन से जब आप आते हैं तो लेफ्ट साइड में एक आजाद नगर बस्ती है, अगर आप उसके बारे में कुछ एलेबोरेट करें, क्योंकि उनका भी कुछ समस्या इसी तरह का है। उनको भी वहाँ पे रिसेटलमेंट में करके रखा गया है, लेकिन जो उनकी जो बेसिक अधिकार हैं वो टाइम टू टाइम जैसे वो नहीं मिल पा रहा है। बेसिक कम्युनिटीज फैसिलिटी वो सही से नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे पानी हो या लाइट वगैरह हो, ये सब में उनको प्रॉब्लम आता रहता है। हालांकि वो बीच बीच में चक्का जाम करते हैं, तब जाके उनको मिल पाता है लाइट वगैरह सेल का। उसके बारे में क्या आपको उधर का कुछ जानकारी है क्या? ये किसी ने मुझे पूछा है जी। नहीं, आजाद नगर में गया हूँ, इसलिए उधर की जानकारी नहीं है। मैं खास करके जो ये विस्थापित गांव का जो मामला चल रहा था, तो मैं उसमें इधर ही घूमा था 19 विस्थापित गाँव में। आपने याद दिलाया तो मैं जरूर जो है एक दिन टाइम निकाल के जाऊंगा। और वो आजाद नगर भी बीएसएल की जमीन पे वाला में ही है ना? जी, वहाँ भी लोग इसी तरह क्लस्टर करके रह रहे हैं, परमानेंट नहीं है, बस ऐसे ही उनको भी दे दिया गया। उनका भी काफी मुद्दा है, उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। आप उधर जाएं, आप जर्नलिस्ट हैं तो। दूसरा ये है कि पहले लोग मतलब बहुत जल्दी गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, और आसान है ब्लेम करना, लेकिन जो आपके रीजनल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, जो आपके रीजनल पॉलिटिक्स करते हैं, जो जैसे कि आप अभी हमारे एमएलए और एमपी की बात कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं उनका भी रोल अच्छा से उन्होंने नहीं निभाया, तभी आज जो है बोकारो के हालात इस तरह हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी इसको इग्नोर किया है? बिल्कुल किया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब मैं गांव घूम रहा था उस समय जो अभी विधायक है बिरंची नारायण, वही विधायक उस समय भी थे। तो एक लंबे समय से यहाँ मतलब कि हेलो जी लोकेश जी, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने ब्रीफ किया कि जो है विस्थापितों के लिए जो है लंबी एक कितना नंबर्स बताए, 56 शायद जो है उनके रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है विस्थापितों के लिए बोकारो में जो काम कर रहे हैं। तो देखिए ये बड़ा मतलब जो है कितना बड़ा डिलेमा कि इतनी बड़ी लंबी जो है कतार है ऑर्गेनाइजेशंस की, फिर भी रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिल पा रहा सही से, उनकी जो है आवाज जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है। यही हाल है कि सिर्फ विस्थापितों की बात नहीं है। आप देखिए कि जो है हिंदुस्तान में जो है ऑलमोस्ट 6000 के आसपास रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जिसमें जो है 3000 के आसपास रजिस्टर्ड है और 3000 के आसपास अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी सेक्शन को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं। तो अगर झारखंड स्पेसिफिक आप आ जाएं और बोकारो स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं,
तो क्या वजह है आपको लगता है कि जो है कहाँ पे गैप है कि वो पार्टियां उनको ब्लॉक करती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ब्लॉक करती है, सही गवर्नमेंट तक पहुंचने देती है, या ऊपर से लेकर नीचे तक एक मिली भगत है जो इनकी आवाज को वहां तक नहीं पहुंचने देती है? और एक क्लाइंट पेट्रोन रिलेशनशिप बना हुआ है जिसमें गवर्नमेंट है, स्टेट एजेंसीज है, सेल है। अब जैसे सेल, आपने कहा कि सेल ने कहा, सेल ऐसी व्यवस्था कर रखा है या ऐसा सिस्टम हो रखा है कि जिसमें कोई अपनी वॉइस जो है रेज नहीं कर सकता है अगेंस्ट में, आप चाहे एमएलए हो चाहे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो। तो सेल तो कोई ऐसी जो है वो बॉडी नहीं है कि जो है वो थ्रेट करेगी या ये करेगी। कहीं ना कहीं जो हमारे जो पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल लीडर्स हैं, वो इनके बदले जो है वो मीडिएट कर बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है अपने लिए काम कर रहे हैं, ना कि जो है उनको। तो क्या अब जो नई गवर्नमेंट आई है तो ये काफी पॉजिटिव लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये यहाँ के लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए, यहाँ जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए काम करेगी, और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी लिया। तो अब क्या उम्मीद इस तरह से जगती है कि इनकी जो वॉइसेस है वो एक्चुअल में सुनी जाएगी? और क्या इस तरह का कुछ अब इनिशिएटिव लिया गया है? कुछ इस पे आप रोशनी डाल सकते हैं? हेलो। ओके जी। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल आपने जो बोला अफरोज भाई, ये बिल्कुल सही कहा कि जो ये 56 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उस पर एक मिनट सिर्फ बोलूंगा। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे जैसे नेता हैं उन्होंने खड़े किए, और बहुत सारे तो सेल ने एक छद्म टाइप का एक सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सेल नहीं बनवाया। ये मतलब बहुत मिली भगत है। आप मतलब कि आप, मैं भी देख रहा था आंकड़ा, यहाँ पे एक एक वर्कर्स यूनियन को 14 क्वार्टर दिया गया, 14 क्वार्टर। एक बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन है, उसको 14 क्वार्टर अलॉट। क्यों अलॉट हो रहा है? बस वो वही है कि जो जितने ऑर्गेनाइजेशन बने, वो 56 में मुझे लगता है कि वो 75% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल और वो सरकार या किसी नेता की मिलीभगत से ये यहाँ पे चला है। ये पूरा गेम है, और इसके खिलाफ आवाज कौन उठाए? आवाज जो उठाएगा नेता। अब जो लोकल लोग हैं जो वोकल हैं, उसको जेल में बंद कर दे रहे हैं, उसको उसको ये कर रिप्रेशन कर दे रहे हैं। तो अभी जब हेमंत सोरेन की सरकार आई, जो आपने बहुत अच्छा सवाल आपने जानना चाहा, हम लोग भी देख रहे हैं कि सरकार तो आए हुए 8 महीने हो गए, और इसमें 9 महीने हो गए, लेकिन एक बात है कि ये कोविड-19 का जो महामारी चल रहा है इस दौर में पूरा, लेकिन अभी तक वैसा बहुत कुछ करने का जो है दिख नहीं रहा। बातें हो रही, बातें बहुत लंबी चौड़ी हो रही है, लेकिन हकीकत में अगर हम जाएं तो जमीनी धरातल पे इस 8 महीने में काम तो नहीं। इससे पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में रही। हाँ, लेकिन ये एक बात जरूर है, पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप जो है आदिवासी मूलवासी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उसने वोट भी दिया है, इसीलिए ये बाहरी भीतरी और आप हमारे अपने हैं, एक प्रेशर है इनके। इसलिए ये कभी बोलते हैं कि हम 1932 खतियान लागू करेंगे, कभी ये कहते हैं कि जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं उसको जो है कौन एक आदिवासी खनन करेगा, खुद खनन करेगा। बातें बोल रहे हैं। कोयला का जो कमर्शियल माइनिंग था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, पहले तो नहीं गए, लेकिन बाद में जब प्रेशर पड़ा इनको ईगो भी हर्ट हुआ कि हमसे नहीं पूछा, जो भी बात हो, तो ये गए सुप्रीम कोर्ट। एक अच्छी बात, एक स्वागत योग कदम है। लेकिन जमीनी धरातल अभी भी अगर देखा जाए झारखंड में, अगर हम विस्थापन से इतर और चीजों पे बात करें, पुलिस रिप्रेशन पे बात करें, फर्जी इनकाउंटर पे बात करें, या फिर हम यहाँ पर जो आरएसएस का जो मतलब कम्युनल एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पे बात करें, या फिर मॉब लिंचिंग की बात करें, इस सरकार के बनने के बाद, या हंगर डेथ की बात करें, तो हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद भी 10 लोगों की भूख से मौत। अभी भी एक आदिवासी को फर्जी मुठभेड़ में, फर्जी इनकाउंटर में गोली मार दिया, बाद में डीजीपी ने माफी मांग लिया कि मानवीय भूल है। ठीक है, अभी भी जो है यहाँ पे तमाम इशू, मतलब मॉब लिंचिंग भी रामगढ़ में ही एक लड़के को जो बहुत पीटा गया, उसको मतलब इससे पहले भी तबरेज को तो जानते ही भी, हर सरकार के बनने के बाद लगातार आरएसएस जो है अपने एजेंडे पे वर्क कर रहा है। सरकारें, हेमंत सोरेन और इनके मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद भी लोगों को है, जनता को उम्मीद भी है हमारी अपनी सरकार है, कुछ करेगी।
बहुत लोग बोल भी रहे हैं, हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर अभी दिख नहीं रहा। जमीनी धरातल पे इनका कोई भी वर्क वैसा नहीं दिखा है जो कि एक पूरा रिवोल्यूशनरी लगे, रेडिकल लगे, पूरा बदलाव का लगे कि ये जो है पूरा आदिवासी मूलवासी या अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटी पीपुल है उसके पक्ष में है। ये अभी तक तो नहीं दिखा, क्योंकि ये जो 19 गांव विस्थापित का ही सवाल है, इसको लेके तो लगातार बातें हुई, ये लोग भी उठाए हैं, हेमंत सोरेन भी बोले हैं, लेकिन जब से सरकार में आई 8 महीने तो हो गए, सरकार में आने से पहले ही बोले थे भाई आप लोगों को तुरंत हम पंचायत में शामिल कर लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे 1 लाख आबादी जो है वो बिना शौचालय के रहे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लगातार सवाल उठाते हैं। आप हैदराबाद में रह रहे हैं अफरोज भाई, आपको भी लगता होगा कि ट्विटर पे एक ट्वीट कीजिए काम हो जाए, लेकिन हम लोग भी झारखंड में रहते हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, 1000 में 10 सुनता भी ऐसा नहीं है, लेकिन 1000 में 10 ही सुनता। अब ट्विटर से भाई तो स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, सरकार नहीं, नीचे भी लोगों को काम करना। अब अगर एक एफआईआर करने के लिए, अगर थाने में एक एफआईआर करने के लिए हमें डीजीपी को ट्विटर से आदेश देना पड़े एसपी को, ये तो फिर दुर्भाग्य वाली बात है। तो अभी यही चल रहा है, अगर आपका एफआईआर नहीं हो रहा है, आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, डीजीपी बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एसपी को, एसपी महोदय संज्ञान लीजिए मामला, ठीक है। अब संज्ञान ले कि नहीं ले अलग बात। तो मुझे लगता रुपेश भाई, मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का अच्छा यूज है, अगर इस सेंस में जैसे हम लोग अभी इश्यूज पे बात कर रहे हैं, अगर हम हेट और क्राइम फैलाने के अलावा जो लोग करते हैं सोशल मीडिया का मिस यूज करते हैं, तो उससे तो बेहतर है कि कम से कम ट्वीट, अगर आपके एक ट्वीट से अगर कुछ फायदा हो रहा है तो उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक है, आप कर दिया कीजिए ट्वीट, क्या पता आपके, मैंने कुछ रिकॉर्ड देखे, जब आपने ट्वीट किया है तो रिस्पांस अच्छा मिला है और रजिस्टर्ड भी हुआ है, तो पॉजिटिव तो है एटलीस्ट। मुझे मैं जिस तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कंपैरिजन अगर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो झारखंडी सीएम जो हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन जो लिए हैं जो झारखंडी के फेवर में लिए हैं, जैसे पत्थरडी वाला मामला हो या धनबाद वाला मामला हो, इस तरह के कुछ मामलों में उन्होंने फॉरवर्ड स्टेप लिया है। जैसे मजदूरों को लाने वाली बात हो, जब कोई स्टेट नहीं ला रहा था तब हमारे झारखंड के सीएम ने ये इनिशिएटिव लिया, तो कुछ चीजें अगर जो अच्छी हो, मुझे लगता है वहां पे हमें पॉजिटिव हो, वहाँ हमें उनका जो है इंकरेजमेंट करना चाहिए और क्रेडिट देनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप पत्रकार हैं और क्रिटिकल आपका होना बहुत जरूरी है, इससे ये दिखता है कि आप सब्जेक्टिव नहीं है ये हमारे देश में ये कमी है कि पत्रकार जो है आज बहुत लिमिटेड पत्रकार हैं जो इस तरह की खुल के ओपनली पब्लिक की बातों को, जो सच है उसको रखते हैं। और मुझे फख्र है मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं चाहूंगा, ये काफी लंबा प्रोग्राम हो गया है, 1 घंटा क्रॉस कर गया, पता भी नहीं चला। आगे भी हम कुछ इश्यूज को लेके आएंगे और कुछ सवालात भी मेरे फोन पे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो सवाल आ रहे हैं कि पॉलिसीज से रिलेटेड या एनजीओज जो यहाँ जो काम कर रहे हैं, फंडिंग का इशू है यहाँ पे, शिफा नूर है वो कह रही है कि फंडिंग का जो है वो क्या ऑर्गेनाइजेशन को कहा, वो अभी थोड़ा फंडिंग का इशू तो चल रहा है इस पेंडेमिक में, अभी हालात सही नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके हालात सही नहीं चल रहे हैं। तो विद दिस लाइन मैं चाहूँगा कि अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैं डॉक्टर अफरोज साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए, और रुपेश साहब आप भी ठीक है। फिर आपको जो मैंने एक मुद्दा दिया है आजाद नगर वाला, उस पर आप जरूर ध्यान दें, एक बार आप जाएं वहाँ, मैं रेफरेंस दूंगा, वहाँ जाके एक बार विजिट करें, वहाँ का क्या इशू उसको समझे, ताकि जो बोकारो में रह रहे हैं लोग, कम से कम उनकी जो इश्यूज है वो हाईलाइट हो सके, और अगर एक जर्नलिस्ट पर्टिकुलरली अगर उठाता है कोई मुद्दा जो पब्लिक का मुद्दा हो, वो एड्रेस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसा कि देखा है हमने पहले भी, तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। और जो रियलिटी मैं सुनना चाह रहा था, आप जो गए थे वो काफ़ी अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा, और उम्मीद है लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे कि उनके क्या डिमांड्स हैं, या पॉलिसी मेकर्स हमारे जो है, या कहीं ना कहीं ये बात तो जाएगी, क्योंकि हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कहीं ना कहीं सुनेंगे ही, आज नहीं तो कल,
तो उनके कानों में भी जाएगी कि नहीं भाई, डिमांड तो हो रहा है चारों तरफ। तो बहरहाल अब हम इसी बात पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और रुपेश भाई फिर मिलते हैं आपसे कभी। शुक्रिया आप दोनों का। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।